हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग फ़िलहाल अभी त्रिकोणमिति ख़त्म कर चुके हैं और त्रिकोणमिति के बाद दूसरा एक नया चैप्टर चालू किए हैं जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज की एक क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज दूसरी क्लास है, तो आज दूसरी क्लास करेंगे आज। और दूसरी क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं जो फर्स्ट क्लास में जो पहली क्लास में जो मैं बताया हूँ वो एक नज़र में थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कल क्या क्या बताए थे। चलिए शुरू करते हैं। कल बता रहे थे सर्वांगसम समरूप बताए थे, सर्वांगसम और समरूप की सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। सर्वांगसम में क्या क्या बताए थे? सर्वांगसम में कि जब दो आकृतियाँ क्या होती हैं, सर्वांगसम होती है। कब होती है सर्वांगसम? जब उस दोनों आकृतियों का माप, आकार और माप दोनों बराबर हो। आकार और माप बराबर हो। समरूप में क्या था? केवल आकार बराबर, माप बराबर हो या ना हो, क्या बराबर हो? आकार बराबर हो। तो क्या पढ़े थे कल? सर्वांगसम क्या होता है कि जब दो आकृतियाँ सर्वांगसम कब होती है? जब आकार और माप दोनों बराबर होते हैं। और दो आकृतियाँ समरूप कब होती है? जब आकार बराबर होते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये ध्यान देखिए, सर्वांगसम में क्या है? दोनों बराबर है, आकार भी बराबर है, माप भी बराबर है। समरूप में केवल आकार। हम क्या बोले थे कि समरूप में माप बराबर हो या ना हो लेकिन आकार बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग ये भी बोलते कि ऐसा ना हो कि हम लोग का केवल लिखवाए हैं आकार बराबर तो माप बराबर हो जाएगा, तो बोल देंगे कि नहीं ये समरूप नहीं है। वैसा नहीं है, माप पर ध्यान नहीं देना है, ये देखना है कि आकार बराबर है ना, तो क्या है? समरूप है। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो सर्वांगसम आकृतियाँ है, सर्वांगसम आकृतियों में माप बराबर है कि नहीं है? देखिए माप के साथ साथ आकार भी बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियाँ है क्या है? जितनी भी सर्वांगसम आकृतियाँ है क्या है? समरूप है। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होगी? सब अपने अपने समरूप हो जाएंगे। लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप 100% होगी। समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलिए एक दो एग्जाम्पल लिए थे कि बताइए आकृतियाँ समरूप है या नहीं है। समरूप में आगे बढ़े थे, तो आज भी एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ और कुछ समरूप के है या नहीं है समरूप बताकर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग ये पता करते हैं कि दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं। दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं। दो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ए बी सी। बी क्या है? समकोण है। पी क्यू आर, क्यू क्या है? समकोण है। चलिए दो आकृति बना लिए हैं, दोनों में, इसमें बी समकोण है, इसमें क्यू समकोण है और सब में भुजा लिख लिए हैं। अच्छा हम क्या बोले थे कि समरूप कब होती है आकृतियाँ? दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं कब होते हैं? क्या क्या रहेगा तो समरूप होंगे? बहुभुजों की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान हो, यानी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होनी चाहिए। संगत कोण बराबर होनी चाहिए।
तीसरा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम ये दो बहुभुज को समरूप होने का ये शर्तें है कि क्या है, उसकी भुजा की संख्या समान होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, एंड संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये देखिए फिर एक बार बता रहे हैं कि भुजाओं की संख्या क्या है। भुजाओं की संख्या है कि मान लीजिए हम लोग के जैसे दो आकृति दे देता है, एक ये समझिए त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है। कोई पूछेगा बताइए ये दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम है कि नहीं है, तो पहला शर्त देखेंगे। क्या है पहला शर्त कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसमें देख रहे हैं कितने भुजा है, 3 है, इसमें 4 है, ये समरूप नहीं है। अगर भुजाओं की संख्या समान हो जाती है तो देखना है कि संगत कोण बराबर है या नहीं है, इसमें से कोई भी एक देखना है, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं है। तो देखिए भुजाओं की संख्या समान हो, इसमें देखिए इस त्रिभुज में देखते हैं तो भुजाओं की संख्या समान है ना। देखिए भुजा त्रिभुज है, दोनों आकृतियाँ त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 समान है। आगे बढ़ते हैं तो भुजा दिया है, भुजा का मान दिया है, तो भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे। चलिए इसका 3 लेते हैं तो ये क्या, इसका क्या लेंगे 5, फिर इसका 4 लेते हैं तो इसका क्या लेंगे 12, और इसका 5 लेते हैं तो इसका क्या लेंगे 13। देखिए सबका अनुपात, इसका और इसका अनुपात लिए हैं, बेस का अनुपात लिए हैं, और हाइपोटेनस का अनुपात लिए हैं। यानी कि लंब का अनुपात, आधार का अनुपात, और ये कर्ण और कर्ण का अनुपात चेक कीजिए कि बराबर है या नहीं है। 4 3 या 12 तो कट जाता है, अब नहीं कटने लायक है, तो क्या है 3/5, 1/3, 5/13। अब बताइए बराबर है, बराबर नहीं है। यानी कि जो ये अनुपात है भुजाओं का ये बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है समरूप नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समरूप होने का क्या क्या शर्त है कि भुजाओं की संख्या समान हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे, थेल्स थ्योरम से शुरुआत करेंगे। यहाँ हम लोगों को 10th क्लास में त्रिभुज के समरूप के बारे में पढ़ना है। देखिए चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज, तो क्या पढ़ेंगे त्रिभुज के समरूप के बारे में। तो त्रिभुज के समरूप आज शुरू करेंगे, चैप्टर थेल्स थ्योरम से शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम लोग को क्या पढ़ना है कि एक थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम में इसलिए थेल्स परमे नाम दिया गया है कि थेल्स नाम के गणितज्ञ थे, उसने ये परमे को दिया था, तो उन्हीं के नाम से ये परमे जानी जाती है। इस परमे में देखिए क्या होता है, इस परमे में क्या होता है, यहाँ लिखल है क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो यह अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब एक आकृति बनाकर समझते हैं क्या है। बोल रहा है कि एक किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज का नाम ABC ले लेते हैं। और किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी भुजा ले लीजिए, हम BC ले लेते हैं, तो बोल रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने। अच्छा त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं 3, अगर हम एक ले लेंगे तो कितने बचेगा, और 2 बच जाएगा ना। तो बोल रहा है कि जब एक भुजा के समांतर जब कोई भुजा ले रहे हैं तो जो अन्य 2 भुजाएं बच रही है, बोल रहा है कि देखिए एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए प्रतिच्छेद रेखा खींची जाए। प्रतिच्छेद रेखा तो इसके समांतर खींचना है ना, कहाँ खींचना है, जो 2 भुजा बच रही है उसी पर खींचना है। मतलब 2 मान लीजिए यहाँ और यहाँ कट रहा है, बोल रहा है कि अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मान लेते हैं एक यहाँ करता है प्रतिच्छेद और एक यहाँ करता है, इस दोनों को मिला देते हैं। किसके समांतर है, BC के समांतर है, नाम दे देते हैं DE। तो देखिए
कहना क्या चाह रहे हैं थेल्स नाम के गणितज्ञ कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी ये भुजा लिए हैं BC, तो BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं जिसका नाम है क्या, D, जो कहाँ कहाँ कट रहा है, दोनों भुजा जो बच रही है, जिसे AB पर D पर कट रहा है और AC भुजा पर E पर कट रहा है, यानी दोनों भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु पर कट रहा है। तो बोल रहा है कि खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं होती हैं ना, ये अन्य दो भुजाएं ये कहीं अनुपात में बढ़ जाती है। मतलब अनुपात मतलब जो ये देखिए जो दो भुजा है, मान लीजिए ये है और एक ये है, तो जो बिंदु पर कट रहा है बोल रहा है कि अनुपात एक ही होगा, मतलब इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। अनुपात तो कैसे निकालते हैं पता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये 4 है ये 8 है, बोलेंगे इसका अनुपात बताइए, तो क्या हो जाएगा 4/8 कट जाएगा, क्या होगा 1/2, इसी को अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा 1/2। तो एक बदलना है, ये जो दो ऐसे होता है अगर समांतर होता है, दो अन्य भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कटती है इस एक भुजा के समांतर, तो क्या होता है कि AD इसका अनुपात और BD इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है, यानी दो भुजाओं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है, उसमें बढ़ जाती है एक ही अनुपात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ क्या देखेंगे, अच्छा दिया क्या है, दिया है माना त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, D समांतर BC, क्या दिया है D समांतर BC। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, AD बटा BD इक्वल टू AE बटा C, तो ना अनुपात बराबर होगा, मतलब इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, AD और BD का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने से पहले एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना में क्या करना है, ये C और D को मिला देना है, फिर B और E को मिला देना है, एक E से AB पर लंब खींचेंगे, एक D से AC पर लंब खींचेंगे। देखिए क्या क्या किया है, रचना करना है बिंदु E से देखिए बिंदु E से लंब खींचे हैं किस भुजा पर, AB भुजा पर, किस पर, AB पर, बिंदु E से AB पर और बिंदु D से किस पर, AC पर, बिंदु D से AC पर लंब खींचा तथा किसको किसको मिलाया है, C और D को और B और E को, तथा C से D पर, B को B से, C को D से, B को E से मिलाया। देखिए जो हम इसमें किए हैं ना वही लिख रहे हैं। क्या किए हैं, शुरू में हम क्या बोले, E से AB पर, E से क्या किए हैं, E बिंदु से AB भुजा कौन है, यही है, AB पर लंब डाले हैं और D से AC पर डाले हैं, D से AC भुजा पर लंब डाले हैं। लंब मतलब वहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। और लास्ट में क्या किए हैं, C को D से मिला दिए हैं और B को E से मिला दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ करेंगे।
क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो अच्छा, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2। एरिया का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू संगत शीर्ष लंब। संगत शीर्ष लंब या संगत ऊंचाई एक ही होता है। अच्छा, ये आधार और संगत शीर्ष लंब क्या है, देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर त्रिभुज मान लेते हैं, भुजा ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, कुछ मान लेते हैं। यहाँ से लंब कितना है, ये कितनी ऊंचाई है मान लेते हैं, ये इसकी ऊंचाई होगी 5, इसकी ऊंचाई होगी मान लेते हैं 4.5, कुछ भी होगी। हम बोलेंगे इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर क्या होता है 1/2 गुणे आधार। आधार मान लेते हैं 6 लेते हैं, तो इसमें तो दो ऊंचाई लिए हैं ना, 2 ऊंचाई लिए हैं, एक ये ऊंचाई है और एक ये ऊंचाई है। तो अगर आधार 6 लेते हैं तो ऊंचाई कौन लेंगे, इसी देखेंगे कि ऊंचाई लेंगे, देखेंगे कि जो आधार लिए हैं उसी आधार पर कौन ऊंचाई आया है, कौन शीर्ष लंब है, ये वाला है या ये वाला है। तो देख रहे हैं कि ये वाला जो लंब है इसी आधार पर है। तो जो आधार लेते हैं ना उसी पर देखते हैं कि कौन लंब है, उसी को क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब। तो क्या बोलेंगे, ये वाला 5 लेंगे, ना कि 4.5 लेंगे। चलिए, तो यहाँ भी वही करेंगे। AD में मान लेते हैं AD आधार है, क्या लेंगे 1/2 AD, और क्या करना है संगत शीर्ष लंब। तो AD आधार पर ये AD है ना, ये वाला, इस पर शीर्ष लंब क्या है बोलिएगा, ओह इसका नाम दे देते हैं MN। नाम नहीं देते, माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें E से B पर और D से, चलिए इतना चलेगा। तो क्या करेंगे, AD अगर ये AD आधार लिए हैं तो इस आधार के संगत शीर्ष लंब क्या है, संगत शीर्ष लंब। देख रहे हैं कि एक लंब ये है और एक लंब ये है, लेकिन ये वाला जो लंब है DN किस पर लंब है, AE पर। हम लोग क्या लिए हैं, AD लिए हैं, क्या लिए हैं, AD लिए हैं। तो संगत शीर्ष लंब क्या होगा, EM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, इस बार इसका एरिया निकालते हैं, BDE का एरिया ऑफ त्रिभुज BDE क्या हो जाएगा, 1/2, ये BD आधार लेते हैं, ये BD आधार। तो यहाँ पर देखेंगे संगत शीर्ष लंब क्या है। अब आप लोग क्या देखते होंगे कि ये जो आधार है ना, इस पर तो कोई तो लंब नहीं है भुजा, कुछ तो लंब तो इस भुजा पर है AD पर। तो ध्यान दीजिए, ऐसा भी होता है। मान लेते हैं कि यहाँ त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना दिए हैं, ये क्या है 90 डिग्री है, या दूसरा कोई बनाते हैं। देखिए हम क्या किए हैं, अगर हम ये वाला त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, बहुत आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ये पूरा आधार लेंगे, आधार देखिए पूरा कितना है 8 है, और ये क्या है, ये लंब ले लेंगे, संगत शीर्ष लंब। लेकिन अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, इसका भी निकालना आसान है। क्या आसान है, देखिए, तो ये वाला आधार लेंगे, ये भुजा आधार लेंगे, तो आप बोलिएगा कि ये तो आधार है लेकिन इसका संगत शीर्ष लंब क्या है, तो संगत शीर्ष लंब यही होगा, उसका भी शीर्ष लंब यही होगा और इसका भी, इस भुजा के लिए भी शीर्ष लंब यही होगा। इसके आधार के लिए भी संगत ये शीर्ष लंब यही होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, यही होगा, छोटे वालों को भी यही होगा।
बोलिएगा ऐसा क्यों होता है, तो बता देते हैं कि एक भुजा पर, मतलब किसी त्रिभुज में, इसको कितना भाग में भी बांट लीजिए, मान लेते हैं बांट लिए हैं, लेकिन जिस शीर्ष से ये, जैसे ये लंब है मान लीजिए, तो इस त्रिभुज के लिए भी ये लंब होगा, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये लंब होगा, क्योंकि देखिए जो आधार लेंगे ना, कोई भी आधार लेंगे तो उसी आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि ये वाला ले रहे हैं आधार है, ये वाला लंब ले रहे हैं, तो गलती हो जाएगा। जो आधार लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये आधार है ना, तो इस आधार पर क्या है, यह लंब है। ये यहाँ से यहाँ तक भी आधार लेंगे तो यही लंब है, यहाँ से यहाँ तक भी आधार लेंगे तो यही लंब लेंगे। ठीक, तो ये ध्यान देना है। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, BD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, BDE यही है BD का क्षेत्रफल। तो BD क्या लिए है, आधार लिए हैं, तो BD आधार लिए हैं, तो इसका संगत शीर्ष लंब क्या होगा, तो BD को इधर उधर बढ़ाएंगे, देखते हैं बढ़ाते हैं तो इस पर BD भुजा पर एक लंब है ना, BD को बढ़ाते हैं तो BD बढ़ाए गए, मतलब भुजा पर लंब है। लंब क्या है, देखिए क्या नाम है इसका, EM है। क्या नाम है, EM है। क्या लिखेंगे, EM। इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को भागा दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हो गया, 1 सेकेंड, हाँ तो भाग दीजिए, देते हैं। भाग देंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। भागा देंगे, इधर भी भाग दे देंगे, क्या होगा, 1/2 गुने AD गुने EM, ये भी क्या हो जाएगा, /2 गुने BD गुने EM। ये EM कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। क्या बचेगा, देख रहे हैं, तो बचेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू कितना बच रहेगा, AD बाई BD। क्या बचेगा, AD बाई BD। इसको समीकरण, इसका नाम देते हैं 3। चलिए इतना उतार लीजिए, मिटाएंगे तब बनाएंगे इसके आगे। इसी प्रकार हम लोग क्या लेंगे, इसी प्रकार फिर से क्या लेंगे, AD ही लेंगे। इस बार आधार क्या लेंगे, AE लेंगे। क्या लेंगे, आधार। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। इस बार आधार क्या लेंगे, AE लेंगे। क्या लेंगे, AE लेंगे। और यही लेंगे तो इसके, इस आधार के संगत शीर्षलंब क्या है, जिसका नाम है DN। क्या लेंगे, DN। समीकरण इसका नाम रखेंगे 4। फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज, ये वाला लेंगे, एरिया ऑफ DEC। क्या होगा, 1/2। इसमें आधार क्या लेंगे, EC लेंगे, EC। संगत शीर्षलंब क्या हो जाएगा, EC के, देखेंगे इस EC भुजा को इधर बढ़ाते हैं तो इस पर क्या लंब है, DN है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, DN। इसको समीकरण 5 देंगे। समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे क्या होगा, एरिया ऑफ
त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEC 1/2 इंटू AE DN बटा 1/2 EC DN। और DN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEC किसके बराबर हो जाएगा? AE बाई EC के बराबर। क्या हो जाएगा? AE बाई EC के बराबर। इसका नाम देंगे समीकरण 6। चलिए उतार लीजिए, इसको भी मिटाएंगे तो इस पर देखिए बोर्ड पर सब फुल पूरा नहीं होगा ना, तो मिटा कर लिख रहे हैं, तो ध्यान देना है। जब मिटा भी देते हैं तो पीछे के जो भी लिखे हैं उसके आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए मिटाएंगे नहीं, यहाँ पर ही बना देते हैं, यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा, एक 9th क्लास में थ्योरम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि मान लेते हैं एक आधार ले लेते हैं और एक समांतर, ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है। इसको आधार मानकर त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समांतर रेखा के बीच होना चाहिए। इसको आधार मानकर जितना भी त्रिभुज बनाएंगे जो समांतर रेखा के, इसी समांतर रेखा के बीच में हो, तो सबका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। कि जितना भी आप त्रिभुज बना लीजिए क्या होता है? बराबर होता है। क्या होना चाहिए? आधार यही होना चाहिए और इसी दोनों के समांतर रेखा के बीच होना चाहिए। तो यहाँ भी एक वही नियम लगेगा। कैसे नियम लगेगा? यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या दिया है, ये समांतर ये वाला दिया है ना, आप देख रहे हैं कि समांतर है और इसको आधार मान लेते हैं, तो इस पर दो त्रिभुज है। देखिए, एक ये वाला, एक ये वाला, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, चूंकि त्रिभुज कौन सा है? DEC और त्रिभुज BDC एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा? BDC। चलिए एक सेकंड, देखिए यहाँ पर ये जो क्या है? DEC एक त्रिभुज है, एक क्या है? BDE है। हम BDC लिख दिए हैं गलती से। ये क्या है? कौन सा त्रिभुज है? BDE। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? BDE। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? BDE। अब कोई भी समीकरण ले लेंगे, ये वाला 6 लेंगे या 3 लेंगे, कोई भी एक ले लेंगे। मान लेते हैं हम अब समीकरण 3 ले लेते हैं। 3 से 3 क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। यहाँ पर देख रहे हैं BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE किसके बराबर है? एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के बराबर। यहाँ ये नहीं लिख सकते हैं BD एरिया ऑफ त्रिभुज BDE एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के बराबर है। तो यहाँ एरिया ऑफ BDE के स्थान पर DEC भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? DEC।
क्या हो जाएगा, AD बाई BD, AD बाई BD। और समीकरण इसको क्या मानेंगे, 7 मानेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण ये जो 6 है, एक बार ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ ADE और DEC का अनुपात कितना है, AE बाई EC है। यहाँ पर भी वही है, एरिया ऑफ ADE देख लिए, ADE ADE और DEC DEC, लेकिन इसका अनुपात AE बाई EC है और इसका अनुपात AD बाई BD है। तो समीकरण, रुक जाइए देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। दिख रहा है। समीकरण कौन कौन ले रहे हैं, 6 और 7, 6 और 7 से क्या हो जा रहा है, देख रहे हैं कि इस दोनों में इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड, एरिया ऑफ AD, एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ AD, एरिया ऑफ DEC, दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड LHS बायां पक्ष बराबर है, जिसका दाहिना पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा EC। देखिए ये इसका LHS इसका LHS बराबर है, तो ये वाला क्या लेंगे, RHS भी बराबर कर देंगे। इसका RHS क्या है, AD बाई BD, तो AD बाई BD बराबर कर देंगे उसके RHS के, तो क्या है, AE बाई EC, AE बाई EC। हमें यही प्रूफ करना था, हम यहाँ मिटा दिए हैं, आप लोग उतारे होंगे ज़रूर, तो एक बार कॉपी में देखिएगा कि हमें क्या साबित करना था। तो यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। तो क्या करेंगे, प्रूफ्ड लिखेंगे। चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हम लोग अभी कुछ देर पहले क्या प्रूफ किए हैं, थेल्स थ्योरम जो बोलता है कि अगर एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं पर जिस बिंदुओं पर काटती है वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है, अनुपात दोनों का बराबर होता है। ये देखिए उसका उल्टा है, थेल्स थ्योरम वो बोलता था, और थेल्स थ्योरम का विलोम है कि अब इस बार बोल दिया है। देखिए क्या बोला है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर था। थेल्स थ्योरम बोल रहा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो जो शेष दोनों भुजा है उस दोनों भुजा पर जिस बिंदु पर कटता है उस दोनों भुजा को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है। लेकिन विलोम क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजा को क्या कर रहा है, एक ही अनुपात में बट रहा है। उसमें एक ही अनुपात में नहीं बट रहा था, उसमें बोल रहा है कि समांतर दिया है तो सिद्ध कीजिए कि एक ही अनुपात में बट रहा है। तो इसमें उल्टा दिया है, विलोम है। विलोम मतलब उल्टा होता है। किस त्रिभुज की दो भुजा एक ही अनुपात में बट रही है तो क्या हमें विभाजित कर रही है, तो क्या हमें पता करना है कि बताइए कि तीसरी भुजा के समांतर होगा। यानी हम लोग का अभी अनुपात बराबर दे दिया है, बोल रहा है कि बताइए कि तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। एक त्रिभुज इसमें भी बनाते हैं। त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। मान लेते हैं ये भुजा है जो एक ही अनुपात में बांट रही है। चलिए दिया है क्या दिया है, DAD। अब अनुपात बराबर दिया है तो क्या हो जाएगा, AD बाई BD, दो भुजाओं का अनुपात, इसका बाटा और इसका अनुपात, इसका अनुपात, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C दिया है। हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है, यानी साबित करना है क्या करना है, D समांतर BC, D समांतर BC सिद्ध करना है। इस बार देखिए उस समय क्या था कि समांतर दे दिया था, हमें सिद्ध करना था कि अनुपात बराबर होगा, लेकिन इस बार अनुपात ही बराबर दे दिया है और हमको क्या सिद्ध करना है कि इसका अनुपात बराबर दे दिया, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों क्या है, समांतर है, DE और BC।
चले आगे बढ़ते हैं, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे कि माना DE भुजा BC के समांतर नहीं है। ठीक है, ये जो क्या माने हैं कि D है जो भुजा है ना BC के समांतर नहीं है। हमें तो पता नहीं है कि समांतर होगा कि नहीं है, तो फिलहाल अभी मान लेते हैं कि समांतर ही नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। तब क्या करेंगे? तब BC के समांतर एक रेखा DF खींचते हैं। क्या खींचते हैं? DF खींचा। क्या मान लिया है कि ये जो D क्या है? समांतर नहीं है, तो समांतर नहीं है तो एक रेखा समांतर खींच रहे हैं जिसका नाम क्या है? DF। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि क्या है जो DF समांतर BC हो है ना, DF समांतर BC। अभी हम लोग माने हैं तो BC के समांतर एक रेखा DF खींचे हैं, तो क्या हो जाएगा? DF समांतर BC हो जाएगा। इसलिए अगर DF समांतर BC है तो कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था कि अगर दो समांतर है तो क्या होगा? इसका अनुपात बढ़ जाएगा बराबर अनुपात में, यानी AD बाई BD इक्वल टू AF बाई CF। क्या हो जाएगा? AF बाई CF। देखिए फिर से, ये वाला और ये वाला समांतर है तो क्या हो जाएगा? AD बाई BD इक्वल टू AF बाई CF। कैसे होगा? थेल्स प्रमेय से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन देख रहे हैं दिया क्या है क्वेश्चन में? AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C, यही दिया है। तो क्या करेंगे? देखिए देख रहे हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में 1 और 2 से देख रहे हैं क्या है इसमें। देखिए समीकरण 1 में तो AD बाई BD, समीकरण 2 में भी देखिए तो AD बाई BD। तो दोनों में समीकरण में क्या देख रहे हैं कि इसका जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? दाहिने पक्ष को भी बराबर कर देंगे। तो दाहिना पक्ष क्या है? इधर लिखते हैं, क्या है? AF बाई CF इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाई C। क्या हो जाएगा? AE बाई C। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। AF बाई CF प्लस 1 इक्वल टू AE बाई C। इधर भी 1 जोड़ देंगे। देखिए समीकरण में जो भी हम लोग बदलाव करते हैं ना अपने से, तो दोनों तरफ बदलाव करें। अगर इधर आप 2 जोड़ रहे हैं तो उधर भी 2 जोड़िए, इधर 2 घटा रहे हैं तो उधर भी 2 घटाइए, इधर 4 से भागा दे रहे हैं तो उधर भी 4 से भाग दीजिए, इधर 18 से गुणा कर रहे हैं तो उधर भी 18 से गुणा कीजिए। कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इधर भी 1 जोड़े हैं, उधर भी 1 जोड़े हैं, तो बाटा का जोड़ कीजिए। क्या हो जाएगा? CF AF प्लस CF इक्वल टू इसका भी करेंगे C, यानी AE प्लस C जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? AF CF जोड़िए, AF CF क्या है? AF CF टोटल मिलकर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा? AC। नीचे क्या है? CF है। फिर AE CE जोड़िए, AE और CE जोड़ेंगे तो तब भी क्या होगा? AE और CE जोड़ेंगे तो तब भी क्या होगा? AC ही होगा। क्या होगा? AC बट्टा C। ये वाला कट जाएगा, 1 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर CF हो जाएगा। बोलिए, C 1 से गुना होगा C, या CF में 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि C और CF, C कौन है? यहाँ से यहाँ तक है, यानी C और CF बराबर है। ऐसा देखिएगा एक ही लाइन में देख रहे हैं कि ये जो
एक बिंदु से दो को दूरी बड़ा सेम है, सी और सी एफ बराबर है। तो ऐसा कब संभव है बताइए? ये देखने से क्या लग रहा है कि ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन हम लोगों को क्या आया है, दोनों का मान बराबर आया है। देखिए सी एफ बराबर आया है यहाँ से, और हम लोग क्या देख रहे हैं, देखने से लग रहा है कि ये जो क्या है अलग अलग है, सी थोड़ा बड़ा है और सी एफ थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों क्या है बराबर है। इसलिए ये कब संभव है, देख रहे हैं सी और सी एफ, तो ये कब संभव है? इसलिए जो ई है, डी जो रेखा है, डी और डी एफ एक ही रेखा का नाम है, एक ही रेखा का नाम है। कैसे नाम है? देखिए ये जो डी एफ है और डी है एक ही रेखा का नाम है, तभी ना यहाँ पर या तो आप डी एफ को वहाँ लेकर चले जाइए, ये ई पर है, या डी को एफ पर लाइए, तभी ना ये वाला होगा बराबर, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब कि दोनों क्या है, एक ही है, जो हम लोग अलग अलग मान लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, डी एफ डी। देखिए फिर समझिए, ये वाला कब बराबर होगा, जब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों एक ही बिंदु पर रहेगा, यानी एक ही बिंदु पर रहेगा, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी डी और डी एफ की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हम लोग जैसे माने क्या है, क्या माने हैं, बी सी समांतर डी एफ, क्या माने हैं, बी सी समांतर डी एफ क्या है, माने हैं, माना गया है, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी और डी एफ देख रहे हैं एक ही है, तो क्या लिखेंगे, बी सी समांतर डी एफ और डी दोनों एक ही है, तो डी एफ की जगह पर डी लिख सकते हैं, बोलिए, ज़रूर लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग को यही प्रूफ करना था, डी समांतर बी सी या बी सी समांतर डी एक ही होता है, तो लिख लीजिए प्रूफ। चलिए आज इतना ही करके क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें, हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं देखते होंगे आप लोग वीडियो जब देखते होंगे तो जी मेरे आप लोगों के सामने डिस्प्ले पर मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर चलता होगा, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा कि यहाँ समझ में नहीं आया है, हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए मन लगा के पढ़िए, और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा। इतना ही आज स्टॉप करेंगे। कल थेल्स थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम के विलोम से रिलेटेड और ये समरूप आकृतियाँ से रिलेटेड कल क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए मन लगा के पढ़िए प्लीज़। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें एक बार व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।